आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य विशेष के पाठ्यक्रम की। किस प्रकार का नया पाठ्यक्रम बनाया गया है, वर्ष 2020 का जो नया पाठ्यक्रम है, किस तरह से चीज़ों को हमें लेके चलना है। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी परीक्षा के लिए यदि हम बैठना चाहते हैं तो उसका आईना होता है उसका पाठ्यक्रम। ठीक है, तो पाठ्यक्रम के बारे में यदि हमको अच्छे से नहीं पता है, यदि पाठ्यक्रम के बारे में हम विधिवत जानकारी नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से हम परीक्षा के लिए तैयार नहीं हैं। तो परीक्षा के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए, कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हो, बोर्ड परीक्षा से लेकर कंपटीशन का कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हो, सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, सबसे पहले क्या चीजें आपको तैयार करनी है, सिलेबस के बारे में, किस तरह का पाठ्यक्रम है, किन चीजों पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन चीज़ों को हमें छोड़ना है, किन चीज़ों को बहुत ध्यान से करना है। ये सारी चीज़ें आप कहाँ से सीखते हैं? जब आप पाठ्यक्रम के साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर के, पिछले वर्ष के प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेबस में है क्या। आप जानते हैं राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2020 से लागू परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम की। आज हम बात करेंगे। मेंस के पाठ्यक्रम को हम 2 से 3 चरणों में धीरे धीरे आपके समक्ष वीडियो लाएंगे। तो आप जानते हैं राज्य सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें 2 प्रश्न होते हैं। पहला हो गया सामान्य अध्ययन का, 2 घंटे का प्रश्न होता है, 200 अंकों का होता है। उसी तरह से द्वितीय प्रश्न पत्र हमारा है सामान्य अभिरुचि परीक्षा, ये भी 2 घंटे का होता है और 200 अंक का होता है। अब इन दोनों प्रश्नों में यदि आप देखें तो स्पष्ट लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि दोनों प्रश्नों में कम से कम 40%, ये देखिए, दोनों प्रश्नों में कम से कम 40% अनिवार्य है। ठीक है, कम से कम 40% अंक आपको अर्जित होने चाहिए, तभी आप मुख्य परीक्षा के लिए उत्तीर्ण माने जाएंगे। देखो लिखा, मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। ठीक है, SC ST उम्मीदवारों के लिए छूट दी गई है, उनके लिए ये प्रतिशत 30% है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे समझना चाहिए कि जितना पहला प्रश्न पत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जितना पहला प्रश्न पत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारा दूसरा प्रश्न पत्र भी है। ठीक है, हालांकि क्वालिफाइंग नेचर का है वो अलग बात है, लेकिन कम से कम 40% मार्क की बात की गई है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा गया है, राज्य सेवा का प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग स्वरूप का होगा, लेकिन इस क्वालिफाइंग स्वरूप में भी वो जो 40% शर्त रखी गई है आयोग द्वारा, वो महत्वपूर्ण है। तो 40% की जो शर्त है उसको भी हमें ध्यान में रखकर चलना है। ऐसा नहीं है कि हम GS में अच्छा करते जाएं और दूसरे पे हम ध्यान न दें। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना चाहिए, PT के लिए जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आइए एक बार सिलेबस देखते हैं। सिलेबस के बाद देखते हैं कि किस तरह से कदमों के उठाए जाने की जरूरत होती है, किस तरह से हम अपने आप को व्यवस्थित करें कि हम प्रारंभिक परीक्षा को अच्छे से क्वालिफाई कर पाए, अच्छे से पास कर पाए। तो सबसे पहले सिलेबस की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं इसके पाठ्यक्रम में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। मतलब जो आप आयोग की परीक्षा देने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहला खंड जो है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास, साहित्य और संस्कृति। मतलब मध्य प्रदेश इतिहास से संबंधित जो भी घटनाक्रम है, महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जो प्रमुख राजवंश थे जो मध्य प्रदेश से संबंधित थे, उनके बारे में पता होना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश राज्य विशेष का क्या योगदान रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे खंड ऐसे हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। जनजातियां कौन कौन सी हैं, उनकी बोलियां कौन है वो पता होना चाहिए। इनके प्रमुख त्योहार कौन से हैं, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य क्या है। मतलब मध्य प्रदेश राज्य विशेष का एक बृहद जानकारी, बृहद अध्ययन आपको होना चाहिए। उसी के बाद आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर दूसरा खंड इसमें देखते हैं तो भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास में टॉपिक दिए गए हैं कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। अब यदि आप देखेंगे तो इसमें सब टॉपिक डिसाइड नहीं किया गया है। यदि आप प्राचीन भारत को देखते हैं तो प्राचीन भारत में यदि आप देखें तो प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरण, फिर राज व्यवस्था के विभिन्न चरण, सांस्कृतिक इतिहास के विभिन्न चरण। मतलब इस एक शब्द प्राचीन भारत से कितने सब टॉपिक निकल रहे हैं। जैसे देखें
प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था, प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में, फिर भारतीय समाज के बारे में, फिर काल वाइज प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, तो धर्म और दर्शन, मौर्य साम्राज्य, संगम साहित्य, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, फिर भारतीय नृत्य, भारतीय संगीत, भारतीय नाटक, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो मतलब इसमें यदि लिखा है प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत के जो सब टॉपिक हैं उनका भी हमें विधिवत अध्ययन करना है और हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं। तो जितना मैंने नाम लिया अभी, ये सारे सब टॉपिक जो है ये प्राचीन भारत के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से यदि मध्यकालीन भारत में देखें, मध्यकालीन यदि आप सब टॉपिक नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मध्यकालीन भारत को देखें तो मध्यकालीन भारत में आप इस्लाम का उदय, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर सल्तनत और मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, चोल साम्राज्य, ये सारे आते हैं मध्यकाल के अंतर्गत। इस्लाम का उदय, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, दिल्ली सल्तनत, चोल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य। तो ये जो लिखा है कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत कम से कम 15 से 20 टॉपिक हैं जिनको आपको अध्ययन करना है, जिनका मैंने अभी नाम लिया। ये सारा यदि आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं आधुनिक भारत में। तो आधुनिक भारत में यदि हम देखें तो 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक सामाजिक आंदोलन भी हमें देखना है, स्वतंत्रता संघर्ष एवं राष्ट्रीय आंदोलन देखना है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण, ये अपने आप में ही पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है, पूरी एक बुक है, आप सब जानते होंगे कि इसमें समाहित है। अब यदि देखें इसी तरह से भूगोल के बारे में, तो भूगोल के बारे में तो स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। कौन, जैसे इतिहास में लिखा था प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत, तो इसमें सब टॉपिक नहीं बताए गए थे, छुपा हुआ है सारा चीजें। अब आपको पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत कौन कौन से काल, किस काल में विभाजित किया गया है, कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं। लेकिन भूगोल में ये चीज देखने को नहीं मिल रही। भूगोल में यदि आप देख रहे हैं तो देखिए, मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्य जीव, नदियां, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं, मतलब जो सब टॉपिक है जैसे वन, वनोपज, वन्य जीव, नदियां, पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं, ये सारी चीज लिख दी गई है कि ये सब टॉपिक है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश की जलवायु, जलवायु के अंतर्गत क्या क्या आता है वो चीज बताना है, प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन बताना है, परिवहन बताना है, प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं के बारे में बताना है, कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग हमें पता होना चाहिए। तो भूगोल के लिए ऐसा नहीं है, भूगोल का जो खंड है इसमें सब टॉपिक दिए गए हैं, इसमें आपको कुछ भी खोजना नहीं है, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर भारत की बात आती है, अभी तक मध्य प्रदेश का भूगोल था, इसी तरह से भारत एवं विश्व का भूगोल है। इसमें आप देखें भौतिक भूगोल में भौतिक विशेषताएं एवं प्राकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक संसाधन में वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या संबंधी, और ये जो टॉपिक है सामाजिक भूगोल वाला, ये महत्वपूर्ण होता है, इससे 1 से 2 प्रश्न बनते हैं प्रत्येक परीक्षा में। कोई भी देखें तो 1 से 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं सामाजिक भूगोल से, जैसे जनसंख्या, जननांकीय, इससे 1 प्रश्न बन ही जाता है। और जो इसमें वन अभ्यारण्य और सफारी है, इससे भी 1 प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में कम से कम मिलता है। और आप जानते हैं कि ये जो प्रश्न है ये समसामयिक से जुड़ा होता है, मतलब जो घटनाक्रम चलता होता है उस वर्ष का या उस महीने का, 2 महीने 3 महीने पहले का, जो वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान हमारे चर्चा में रहते हैं, उन्हीं से संबंधित प्रश्न आता है। तो आपको इसमें पूरा रटने की जरूरत नहीं है कि भारत के समस्त वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पता हो, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पता, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्ष भर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से टाइगर रिजर्व हमारे चर्चा में रहे हों, उनकी अवस्थिति क्या है और किस लिए चर्चा में है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। पूरा रटने की जरूरत एकदम नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ज्यादातर चीजें, जैसे बात किया जा रहा है विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत, तो ये ज्यादातर चीजें होती हैं जो आपके करंट से जुड़े होते हैं। जैसे आप अभी जानते हैं कि अभी एक पर्वत पर भारतीय ध्वज फहराया गया था एकता प्रदर्शित करने के लिए, कोविड-19 के प्रति, उसके जो है कोविड-19 के लिए कि हम एकजुट हैं, इसके लिए किसी देश के एक पर्वत पर भारतीय ध्वज फहराया गया था।
अब आपसे जो पर्वत वाला प्रश्न है विश्व स्तर पर, उसमें पूछा जा सकता है उस पर्वत का नाम। देखिए, इसलिए आज नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि इसकी चर्चा मैंने अपने करंट अफेयर्स में किया था। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको करंट अफेयर नियमित देखना है। तो जो इस तरह के प्रश्न हैं, अब उस पर्वत की चर्चा की जा सकती है। आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है कि वो संबंधित पर्वत किस देश में है, किस देश की सीमा पर है, वो पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से अभी ईरान ने एक मिसाइल छोड़ा है, नूर नामक उपग्रह छोड़ा है, संचार उपग्रह है, इसका सैन्य उपग्रह है नूर। अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक मरुस्थल से छोड़ा गया है और उस मरुस्थल का नाम दे के पूछ ले यदि कि ये मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो वो समसामयिक होगा, ना कि भौगोलिक घटनाक्रम में होगा। तो आपको याद क्या रखना है कि जैसे नदियां, पर्वत, पहाड़, ठीक है, वन संसाधन, वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, ये सब जो होते हैं, जो करंट अफेयर्स के साथ पढ़ते रहिए, उन्हीं को विधिवत पढ़िए, विधिवत याद रखिए। यदि आपको नहीं यकीन हो रहा है तो आप प्लीज जो प्रश्न, कोई भी परीक्षा का प्रश्न हो, आप उनसे संबंधित जो भूगोल के प्रश्न हो उसको देखा करिए। निश्चित रूप से आपको वहीं से मिलेगा कि समसामयिक से जुड़ा हुआ। अब ज्यादातर चीज जो है आपको समसामयिक से मिलेगी। तो आपको क्या करना है, जैसे भूगोल के विशेषकर अध्ययन के लिए आपको समसामयिक घटनाक्रम पर नजर बनाए रखनी है। समसामयिक घटनाक्रम यदि आपका अच्छा है तो इन्वायरमेंट, भूगोल और करंट अफेयर्स, ये 3 सेक्शन आपके विधिवत रहेंगे, अच्छे रहेंगे। यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये 3 सेक्शन आपको अन्य कैंडिडेट से बढ़त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आपको क्या करना है कि समसामयिक घटनाक्रम में जो भी चीजें चल रही हो, ठीक है, भूगोल से जुड़ी हुई, पर्यावरण से जुड़ी हुई, ठीक, करंट में जो भी अन्य योजनाओं से जुड़ी हुई, उस पर नजर बना के चलिए। हमें रटने की जरूरत नहीं है। हमें विश्व के समस्त पठार, मरुस्थल के बारे में ना पता हो कोई बात नहीं, लेकिन जो समसामयिक में चल रहा है वो जरूर पता होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो विश्व भूगोल में तो अंतर नहीं आना चाहिए। फिर बात आती है संवैधानिक व्यवस्था। जब पॉलिटी में हम जाते हैं तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में बताना है, ठीक है, पंचायत व्यवस्था के बारे में बताना है, फिर राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है, ठीक। इसके बाद बात आती है भारत का संविधान शासन प्रणाली, मतलब भारतीय संविधान के बारे में बताना है। अब आप यदि देखें, यहाँ भी करंट जुड़ता है। कैसे? बहुत सारे संविधान संशोधन लाए गए पिछले वर्ष, ठीक है, बहुत सारे अध्यादेश पारित किए गए। अभी हाल ही में एक अध्यादेश पारित किया गया, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन कौन से संविधान संशोधन लाए गए, किन किन नियमों में बदलाव हुआ है, कौन कौन से अध्यादेश लाए गए, क्या विषय था उनका। यदि आप समसामयिक अच्छे से देखते हैं तो निश्चित रूप से आप इसको तैयार कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अभी हाल ही में पंचायती दिवस मनाया गया, ठीक है। पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? यदि आपको डेट पता हो, ठीक है, तो अच्छी बात है, अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यदि आपको डेट पता है तो आप देखो, ये करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है और पॉलिटी में महत्वपूर्ण कैसे है। डेट हो गया करंट का, ठीक। अब पॉलिटी में महत्वपूर्ण क्या है? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संविधान में स्थापित किया गया। अब यदि आपसे इस वर्ष ये प्रश्न पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संविधान में स्थापित किया गया, तो ये आपका करंट का भी प्रश्न हो जाता है और आपका पॉलिटी से भी जुड़ जाता है। लेकिन इसको पॉलिटी में कंसर्ट जोड़ा जाएगा, मतलब यदि एग्जामिनर बनाता है तो जो पॉलिटी के, मान लीजिए उसको 10 प्रश्न देने हो तो ये पॉलिटी में जोड़ा जाएगा। लेकिन यदि आप समसामयिक विषय अच्छे से कर रहे हैं तो आप इसको वहां से कर सकते हैं। अब इसमें और प्रश्न बन सकता है क्या कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा या किस संविधान संशोधन के द्वारा 9वां भाग हमारे संविधान में जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, या पंचायती राज की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। यदि ये सारे प्रश्न उठें तो ये समसामयिक हैं। लेकिन आपको फायदा क्या है यदि आप समसामयिक अच्छे से देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, कि जो बेस वाले प्रश्न है, जो हमारे भूगोल के प्रश्न बन रहे हैं, बेसिक जो हमारे इन्वायरमेंट से बन रहे हैं, पॉलिटी से बन रहे हैं, उनको भी आप कवर कर लें। कहने का हमारा मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है कि यदि आप समसामयिक घटनाक्रम को अच्छे से कवर करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं,
समझने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपना 50% सिलेबस यहीं से कवर कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो या बैंक, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, यदि आप समसामयिक घटनाक्रम को अच्छे से करते हैं, 100% अपना देते हैं समसामयिक घटनाक्रम पे, तो निश्चित रूप से आप उस परीक्षा का 50% सिलेबस अपने आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको भी ध्यान देना चाहिए समसामयिक घटनाक्रम पर, ठीक है। फिर बात आती है विज्ञान एवं पर्यावरण। अब यदि हम बात करें विज्ञान से जुड़ी हुई, तो आप जानते हैं विज्ञान से जुड़े हुए क्या प्रश्न हो सकते हैं। इससे भी करंट जुड़ता है। कैसे? अभी कोविड-19 के चलते बहुत सारी बीमारियों की दवाएं थी जिनका ट्रायल किया गया कोविड-19 के मरीजों पे। अब आपसे यदि पूछा जाए कि संबंधित दवा किस बीमारी में दी जाती थी, तो एक तो हो गया हमारा साइंस टेक से जुड़ा हुआ, साइंस से हो गया, विज्ञान से जुड़ा हुआ हो गया, लेकिन ये करंट का प्रश्न है। जैसे अभी आप जानते हैं टीबी से संबंधित दवा थी बैसिलस कैलिमर-ग्यूरिन, ठीक है, इसका प्रयोग किया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए बैसिलस कैलिमर-ग्यूरिन किस रोग की दवा है, तो आपको पता होना चाहिए, और ये समसामयिक से जुड़ा है। इसी तरह एड्स की दवा दी जा रही थी कोविड-19 के मरीजों की, तो उस दवा का नाम आपको पता होना चाहिए। ये साइंस से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन करंट से भी जुड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जोड़ के पढ़ना है। आप अपने हर विषय में करंट को जोड़ सकते हैं, निश्चित रूप से जुड़ेगा, और आपको जोड़ के प्रयास भी करना चाहिए। कोई भी विषय करंट में पढ़ें, उसको अपने जो मूल विषय है उससे जोड़ने का प्रयास करें कि वो इन्वायरमेंट, पॉलिटी किस विषय से जुड़ रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जहां से भी जुड़ रहा है वहां से जोड़ने का प्रयास करें और उसके तथ्यों को नोट करने का, याद करने का, रटने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपका एग्जाम बेहतर होगा, ठीक है। तो जैसे इसमें देखिए विज्ञान और पर्यावरण में क्या है, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उसकी उपलब्धियां, ठीक है। तो जैसे आप पढ़ते हैं डीआरडीओ के बारे में, जब भी आप मेरे साथ यदि करंट अफेयर पढ़ते होंगे, तो मैं जब डीआरडीओ के कोई भी आविष्कार बताता हूं, जैसे अभी हाल ही में डीआरडीओ ने मो लैबोरेटरी बनाया है, जिसमें आप लैबोरेटरी जो है कोविड-19 से संबंधित कहीं भी ले जाके मतलब उसको मूव करा सकते हैं और उससे जांच हो सकती है 1000 से 2000 लोगों की एक दिन में। तो जब भी मैं डीआरडीओ के बारे में बताता हूं, मैं इतना बता के रुक नहीं जाता हूं, मैं बताता हूं कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, डीआरडीओ का आदर्शवाद क्या है, डीआरडीओ के प्रमुख कौन हैं, और डीआरडीओ ने पूर्व में क्या और घटनाक्रम हुए हैं, या किन चीजों का आविष्कार डीआरडीओ ने किया है, किन चीजों को बनाया है, वो भी बताता हूं। तो इसी तरह से आपको पढ़ने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं जो समसामयिक चल रहा है वही पढ़ ले। डीआरडीओ समसामयिक में महत्वपूर्ण है, तो डीआरडीओ में पूर्व में भी कुछ हुआ है तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि उसको भी पढ़ें। इसरो के बारे में पढ़ें, इसरो ने कोई सैटेलाइट छोड़ा तो पूर्व में इसरो ने क्या क्या मिशन किए हैं पिछले 6 महीनों में, 1 वर्ष में, वो भी आपको पढ़ना चाहिए, वो भी आपको समझना चाहिए। तो इससे विज्ञान की समझ बेहतर होगी। जैसे ये जो था भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उसकी उपलब्धियां, ये आप कहां से पाएंगे, किसी किताब में लिखी हुई तो पाएंगे नहीं। यदि किताब में लिखा हुआ पाएंगे, हो सकता है 1 साल पहले की किताब छपी हो तब लिखा हो, समसामयिक जो हो वो ना लिखा हो, तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, निश्चित रूप से मैं तो यही कहूंगा कि मेरे द्वारा जो करंट अफेयर्स बताया जाता है उसको नियमित रूप से फॉलो करें, ठीक है। जैसे अब बोल दिया कि उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां, अब कौन कौन से उपग्रह भारत छोड़ा है उसके बारे में पता होना चाहिए। कहां से सीखोगे आप, किसी किताब से नहीं सीखने को पाओगे, क्योंकि किताब तो जब छपी है तब तक का होगा, ठीक है। और आप और हम आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि हर 6 महीने में हम किताब बदल सकें। तो क्या करना है, समसामयिक घटनाक्रम को उसी किताब में अंकित करना है, जहां पे पहले लिखा गया है उससे जुड़ा कुछ है तो वहां पे जाके हमें लिखना है। फिर बात आती है पर्यावरण और जैव विविधता। अब पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं, डेली कुछ ना कुछ होता है, तो उस पर आपको अपनी नजर बनाए रखनी है करंट से, तो इसको आप करंट से कर सकते हैं। पोषण आहार एवं पोषण तत्व। अब पोषण आहार पोषण तत्व की बात हो रही है, भारत सरकार ने मिशन भी चलाया है, ठीक है। अब यदि हम आपसे पूछ लें यहीं पे कि पोषण एंथम किसके द्वारा लिखा गया, पोषण एंथम किसके द्वारा लिखा गया, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ठीक है। लेकिन हम पोषण एंथम पूछ लिए, अब आपको नहीं पता है क्योंकि समसामयिक आप नहीं देखते हैं, तो आपको क्या करना है, समसामयिक विषयों पर पकड़ बनानी है, रेगुलर करंट अफेयर्स करने हैं, ठीक है। मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य कार्यक्रम, कहां से जानोगे, करंट अफेयर्स पढ़ोगे तभी तो जानोगे। फिर बात आती है अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। अब इसमें तो करंट अफेयर्स आ ही जाता है, ठीक है।
फिर बात आती है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अब रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस। अब आप जानते हैं कि नियमित नए हर महीने 2 महीने पे कोई नया रोबोट बनता है। कहीं कोई संस्था होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए समझौता करती है, जैसे बहरीन ने कर्नाटक सरकार से किया है। बहरीन देश ने कर्नाटक सरकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए समझौता किया है। यदि आपसे करंट में पूछ ले तो आपसे ये गलत नहीं होगा, नाइंसाफी नहीं है, पूछा जाना चाहिए, तो आपको करंट पढ़ते रहना है। ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट। अब इन सब के बारे में आप कब पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे? जब करंट अफेयर्स आपके पाठ्यक्रम को यदि हम देखें तो 50%, मैं तो कहता हूं 50% ऐसे प्रश्न बनते हैं जो करंट अफेयर से रहते हैं। यदि आप करंट अफेयर नियमित पढ़ते हो तो उनको पढ़ा जा सकता है। कैसे, अभी आगे समझाता हूं। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में कब पढ़ोगे? देखो, जैसे निर्वाचन आयोग से संबंधित कोई भी गतिविधि हुई, यदि मेरे साथ आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो निश्चित रूप से मैं तुरंत बताता हूं कि भाई भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना तब हुई थी और इसके प्रमुख ये हैं, मतलब उसके बारे में बता देता हूं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। कोई भी घटनाक्रम होता है तुरंत बताता हूं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, गवर्नर कौन है, किस नंबर के गवर्नर हैं, और आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीजें बताता हूं। तो ये सारी चीजें यदि आप हमारे साथ नियमित करंट अफेयर्स करते हो तो आप जान सकते हो। ठीक है, इसमें आयोगों के बारे में है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर बात आती है द्वितीय प्रश्न पत्र की। द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए आपको निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि आप डेली नहीं दे सकते, लेकिन सप्ताह में 1 दिन दीजिए। सप्ताह का 1 दिन पूरा अपने द्वितीय प्रश्न पत्र पर दीजिए। उस दिन प्रथम प्रश्न पत्र पर ध्यान नहीं देना है, और इसमें जो भी हमारे रीजनिंग के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, इन सारी चीजों को आपको कवर करते रहना है। कक्षा 10 स्तर का है, मतलब यदि आप हाई स्कूल तक मैथ पढ़े हैं, इंटर तक मैथ पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से आप किसी कोचिंग संस्थान में इसके लिए जाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं से कर सकते हैं। तो आइए, अब हम प्रारंभिक परीक्षा का हमने सिलेबस देखा। अब हम बात करने वाले हैं आपसे कि किस तरह की तैयारी की जाए। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा कि हमारा था जियोग्राफी का सेक्शन, इन्वायरमेंट का सेक्शन। ठीक है, अभी चाहे राज्य विशेष का हो चाहे भारत का हो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दोनों को एक ही तरीके से जोड़ा जा सकता है। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट हो गया। फिर विभिन्न योजनाओं के बारे में, सरकार के संस्थाओं के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में। ठीक है, इसके बाद यदि हम जाएं तो साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में। यदि ये सारा सेक्शन देखें प्लस करंट अफेयर, ये सारा सेक्शन यदि आप देखो तो इसको कैसे कर सकते हो, करंट अफेयर्स। कैसे कर सकते हो? देखो, जो लोग हमारे साथ मुख्य परीक्षा में जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं पिछले दिन मैंने प्रश्न दिया था अबू मूसा द्वीप कहां पर है। ठीक, अब जो लोग जागरूक थे उन्होंने इसको लिखा, खोज कर लिखा, नहीं पता था खोज कर लिखा। अब उनको पता चल गया अबू मूसा द्वीप है कहां पे है, ये है फारस की खाड़ी में है। ठीक, उनको पता चल गया फारस की खाड़ी में। ठीक, अब इससे किस तरह से फायदा हो रहा है भूगोल में जोड़ रहा हूं। देखिए, अबू मूसा द्वीप है फारस, मुख्य परीक्षा में आपने लिख दिया, आपको पता चल गया फारस की खाड़ी में। ठीक, अब फारस की खाड़ी की स्थिति भी आपको पता चल गई। कैसे पता चली? जब आपने इसका उत्तर लेखन किया कि ये ईरान और यूएई के बीच विवादित विषय है, विवादित भूमि है, विवादित द्वीप है, तब आपने देख लिया फारस की खाड़ी। और फारस की खाड़ी देखा तो तुरंत आपने देखा कि फारस की खाड़ी से ईरान देश की सीमा लगती है। एक प्रश्न यहां से भी तैयार हो गया। फिर आपने देखा फारस की खाड़ी के आगे है, फारस की खाड़ी के आगे है हॉर्मुज जलसंधि। हॉर्मुज जलसंधि इसको जोड़ देती है ओमान की खाड़ी से। तो आपने देखा कि एक प्रश्न हो गया, क्या हॉर्मुज जलसंधि किनको जोड़ता है वो पता चल गया, किन देशों को अलग करता है वो पता चल गया। मतलब ये प्रश्न आपका था समसामयिक, लेकिन आपने इससे भूगोल के कुछ पारंपरिक जो प्रश्न होते हैं हमारे, उनका आपने अध्ययन कर लिया। इसी तरह से जब ईरान को देखा आपने, ईरान को देखा तो आपने देखा ईरान में है माउंट दमावन, ये पढ़ा आपने, पता चल गया। इसी तरह से बहुत सारी चीजें, जैसे आपने जापान के बारे में पढ़ा, मान लीजिए जापान में कोई घटनाक्रम हुआ, जापान के बारे में आपने पढ़ा, ठीक, कि जापान में ये चीज, मान लीजिए छोटी सी बात आपको पता चला, पहले नहीं पता था, पता चला कि जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक, आपको पता चला, आप इतने तक ही रह गए।
कि भाई जापान की राजधानी टोक्यो है, हमने रट लिया बस। लेकिन जो जिसको सिलेक्शन लेना है, जो अच्छे से पढ़ रहा है, वो देखेगा भाई टोक्यो है तो टोक्यो स्थित कहाँ पे है। जापान तो द्वीपों पर फैला है, मान लीजिए उसको नहीं मालूम था द्वीपों पर फैला है, वो गया देखने, मैप में खोला कि भाई टोक्यो है कहाँ पे, उसने देखा कि 4 द्वीपों पर ऐसे ऐसे इसी तरह से ऐसे फैला है जापान। अब उसने देखा कि टोक्यो यहाँ पे है, मतलब उसने देखा कि जो भाई ऊपर से जो दूसरा द्वीप था वहां पे टोक्यो स्थित है। फिर उसने देखा कि यही टोक्यो में लिखा हुआ है नागोया, इसी द्वीप पर लिखा हुआ है नागोया, फिर यहाँ लिखा हुआ है हमारा याकोहामा। तो ऐसे देखा कि इसके जो शहर हैं, जो नाम सुने हुए हैं, सेंदाई देखा ये इसी द्वीप पर स्थित है। तो उसने क्या देखा कि सबसे पहले टोक्यो से आगे वो बढ़ा कि जापान 4 द्वीपों पर फैला है, उनके नाम क्या क्या है उसने देख लिया यदि जागरूक है तो, और इस पर कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो इस तरह से उसने देखा, सिर्फ एक चीज उसको पता थी, जापान की राजधानी टोक्यो है, और उसने भूगोल के कई प्रश्नों को अपने आप में समाहित कर लिए, याद कर लिए। तो इसी तरह से होता है। अब जैसे पेंडेमिक एपिडेमिक डिजीज एक्ट था 1897, अभी केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है, केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया है कि 30 दिनों के अंदर जो डॉक्टरों पे हमले होते हैं उसका निपटान होना चाहिए, उससे संबंधित जांच होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया अध्यादेश। अब आप अध्यादेश के बारे में जाके पढ़िए भाई, अध्यादेश होता क्या है। अध्यादेश आपने पढ़ा क्या होता है। अब आपने जब अध्यादेश को पढ़ा तो वहीं पे आपको पता चल गया भैया अध्यादेश की वैलिडिटी कितने दिन की होती है, कितने दिनों तक यदि इसको कानून ना बनाया जाए तो लैप्स हो जाता है, वो चीज आपको पता चला अध्यादेश से। अब तीसरी बात यहीं पे पता चली भैया अध्यादेश लाता कौन है, ये भी आपको पता चला। तो देखो किस तरह से करंट से, अब जो इतना ही पढ़ के रह गया कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट से संबंधित एक अध्यादेश लाया गया है जिसमें 30 दिनों की सजा का प्रावधान है, 30 दिनों में जांच का प्रावधान है। उसने आगे नहीं गया, वो अध्यादेश क्या होता है, कौन लाता है, कितने दिनों तक रहता है, नहीं गया। मतलब कुछ तो गए होंगे और जो गए हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो आपने 2 टर्म देखे, क्या कैसे पॉलिटी से करंट जुड़ जाता है, किस तरह से ज्योग्राफी से जुड़ जाता है। ठीक, अब देखो कैसे जुड़ता है, इतिहास से बताता हूं। अभी हाल ही में बधावन पोर्ट था, बधावन पोर्ट ये महाराष्ट्र में बनाया गया है, नया पोर्ट बनेगा बधावन। ठीक, अब पोर्ट के बारे में आप पढ़ रहे हो तो महाराष्ट्र के बगल में क्या है, गुजरात, और गुजरात में एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक पोर्ट था। ठीक, यदि आप पोर्ट पढ़े, मैप देखा, पहली बात तो यदि आपने कुछ इस तरह का पढ़ा आपको तुरंत मैप देखना चाहिए। आप मैप देखे, गुजरात चले गए, गुजरात ने सोचा भाई गुजरात में भी एक पोर्ट था, क्या नाम था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो आप बताएंगे। अब यदि आपने उस पोर्ट को देख लिया तो भैया वहां से क्या प्राप्त हुआ था, ठीक, वो किस नदी के किनारे था वो पोर्ट, वो चीज आपने देखी, तो आप सिंधु घाटी सभ्यता में चले गए। तो इस तरह से चीजों को जोड़ के पढ़ने की आदत डालें। मैं बताता हूं, मैं तो अपने करंट अफेयर्स में यही प्रयास करता हूं कि एक रुचि जगाई जाए, किस तरह से चीजों को जोड़ के पढ़ना है। ठीक है, तो यदि इस तरह से पढ़ेंगे आपको अच्छा भी लगेगा, बोलते हैं ना रुचि भी रहेगी और मजा भी आएगा। आप सोचोगे ना कि ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा इस तरह से चीजों को पढ़ें। तो ये आपने देख लिया, क्या क्या देखा आपने, हिस्ट्री देख लिया, पॉलिटी देख लिया, ज्योग्राफी देख लिया, मतलब इतिहास, भूगोल और हमारा 3 सब्जेक्ट आपने देख लिया किस तरह से करंट से जुड़ता है। इकोनॉमी आप जानते हो करंट से ही जुड़ता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्या बचा है, मेन सब्जेक्ट हमारा इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट किस तरह से करंट में जुड़ता है, यदि आपने जापान देखा वहीं से जुड़ गया। कैसे, यदि हम देखें जापान में एक शहर है क्योटो, ठीक, अब करंट में देखें तो सिस्टर से एक एग्रीमेंट हुआ था क्योटो और भारत के एक शहर के बीच, वो करंट हो गया, कोई बात नहीं। अब आपको क्योटो से तुरंत याद आना चाहिए भैया क्योटो प्रोटोकॉल भी कुछ होता है, नागोया शहर सुना, नागोया प्रोटोकॉल कुछ होता है, सेंदाई शहर था जापान में, सेंदाई फ्रेमवर्क भैया कुछ होता है। तो आपको वहीं से देखना है क्या क्योटो प्रोटोकॉल कहां जुड़ गया है, इन्वायरमेंट, सेंदाई फ्रेमवर्क इन्वायरमेंट, नागोया प्रोटोकॉल इन्वायरमेंट, जुड़ गया ना भाई इन्वायरमेंट। अब आपको जाना चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, नागोया प्रोटोकॉल क्या होता है, सेंदाई फ्रेमवर्क क्या था, इन सब के बारे में देखा। यदि आपने देखा तो इन्वायरमेंट का
1/3 भाग हो गया, क्योंकि ज्यादातर जो अंतरराष्ट्रीय समझौते हुए हैं पर्यावरण से संबंधित वो जापान के शहरों में हुए हैं, और जापान का यदि एक एक शहर आपने देख लिया तो 5 से 6 महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में आपको पता चल गया। अब परीक्षा में यही पूछा जाता है, नागोया प्रोटोकॉल किस तरह का प्रोटोकॉल है, या सेंदई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन, सेंदई किससे संबंधित है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। 4 सब्जेक्ट को हमने करंट से जोड़ दिया। अब और कौन सा सब्जेक्ट बचा है? अब यदि हम देखें इन्वायरमेंट में ही आप देखते हो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ठीक। अब आपके यहाँ एक है नौरादेही। अगर आज नौरादेही परीक्षा में पूछा जाता है कि कहां पर है, किस जिले के अंतर्गत है, तो करंट से ही होगा। पालपुर कोनो यदि पूछा जाता है तो करंट में ही होगा, क्योंकि जब चीतों की लाने की बात हुई है हमारी, उनको 2-3 जो राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे बात की गई थी कि यहाँ पे बसाया जा सकता है, उनमें ये सब शामिल हैं, जुड़ गए। इसी तरह से आप असम पढ़ते हो, असम राज्य पढ़ते हो, बहुत सारे घटनाक्रम पढ़ते हो, तो असम के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कोई भी अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में क्या देखा गया? स्नो लेपर्ड, ठीक है, जो देखने को मिलता नहीं था, क्योंकि पर्यटन गतिविधियां रुक गई हैं, तो इस वजह से स्नो लेपर्ड देखा गया। अब जो स्नो लेपर्ड देखा गया तो आपसे क्या प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये पूरे भारत मतलब राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है। अब आपसे यहां से यदि पूछा जाए भाई किस राष्ट्रीय उद्यान में स्नो लेपर्ड को संरक्षित किया जा रहा है, तो गलत नहीं होगा, करंट का प्रश्न है, लेकिन इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से। तो ये पूछा भी जा सकता है कि स्नो लेपर्ड किस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है, या इससे संबंधित परियोजनाएं, इसको सेव करने की, इसको बचाने की मुहिम जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही है, तो इन्वायरमेंट राष्ट्रीय उद्यान। मतलब मेरे हिसाब से जो मेरा नजरिया है देखने का, यदि 100 प्रश्न आते हैं उसमें से 50 प्रश्न आप मेरे पास लेके आइएगा, मैं 100% उसको करंट अफेयर से जोड़ दूंगा। किसी भी परीक्षा का, किसी भी राज्य लोक सेवा का आयोग का प्रश्न उठाइएगा पीटी का, 50 प्रश्न लेके आइए, 100 प्रश्न लेके आइए आप, उसमें से 50 को मैं करंट से जोड़ के बताऊंगा कि ये करंट से जुड़ा है, कब चर्चा में था वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, 2 बार मैंने यूपीएससी का मेंस क्वालिफाई किया है, तो उसके अनुभव से मैं बता रहा हूं कि किस तरह से चीजें करंट से जुड़ी होती हैं वर्तमान समय में, ठीक है। एग्जामिनर भी ज्यादा कुछ करना नहीं चाहता है, ठीक है। अब एग्जामिनर भी चाहता है कि वो प्रश्न बनाए तो थोड़ा स्टैंडर्ड के प्रश्न हो, और स्टैंडर्ड के प्रश्न अब वहां से नहीं बनेंगे 4 साल पहले कुछ पूछा गया वही पूछ लो, नहीं, जो करंट में चल रहा है उससे पूछो, ठीक है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप पीटी का कोई भी प्रश्न लेके आइए, किसी भी एग्जाम का, 50% मैं करंट से मिलाने को तैयार हूं। 50% प्रश्नों को मैं करंट से जोड़ के बता दूंगा कि ये करंट के प्रश्न हैं। करंट यदि आपने पढ़ा है तो आप 50 प्रश्नों को कर ले जाते। तो मैं तो यही कहूंगा आपसे कि प्लीज आप यदि हमारे साथ हमारे दिशा निर्देश के अनुसार तैयारी करना चाहते हैं, तो पीटी ओरिएंटेड यदि पढ़ना है, यदि पीटी की तैयारी करना है, तो प्लीज 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 कृपया करंट को आज से ही विधिवत ढंग से देखने का प्रयास करें, विधिवत ढंग से पढ़ने का प्रयास करें। छोटी सी जानकारी, जो बोलते हैं ना सूक्ष्म जानकारी नहीं लेना है हमें, भाई थोड़ी सी हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश के किसी राष्ट्रीय, मान लीजिए आपने पढ़ा कि मध्य प्रदेश के किसी राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों को बसाया जाएगा, ठीक। आपने पढ़ा मध्य प्रदेश के इस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों को पुनर्वास कराया जाएगा, पढ़ लिया, इतना ही पढ़ के रह गए, मतलब आप यहीं तक रह गए। अब कोई भी बच्चा यदि देखा कि भाई हाथियों का पुनर्वास, हाथी सबसे ज्यादा किस राज्य में है, हाथियों का कंजर्वेशन कब, हाथियों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ हुआ था, या हाथियों का जो है कंजर्वेशन कब प्रारंभ हुआ था। दूसरी बात, हाथियों से संबंधित कोई अस्पताल है भारत में, हाथियों का अस्पताल कहाँ खुला है। तो यदि कोई बच्चा इनको जोड़ के पढ़ता है, हाथियां कहाँ पे बहुत वैश्विक स्तर पर किन देशों में हाथियों के मारने की परमिट दी गई थी, यदि कोई बच्चा इस तरह से वैश्विक परिदृश्य में, मतलब
प्रश्न को हर दिशा से जोड़ने का प्रयास करता है। मान लीजिए इतिहास का कोई प्रश्न है, यदि कोई बच्चा इसको भूगोल से भी जोड़ रहा है, अर्थव्यवस्था से भी जोड़ रहा है, राजनीति शास्त्र से भी जोड़ रहा है, सबसे जोड़ रहा है, मतलब वो बेहतर कर रहा है और निश्चित रूप में सफलता भी उसी को मिलेगी। तो मैं तो यही कहूंगा, लास्ट बार आपको बोल रहा हूं कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए निश्चित रूप से आपको दैनिक करंट अफेयर्स को करना होगा। ठीक है, मेरे साथ जुड़कर करिए या कहीं से भी करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मेरे साथ करो, कहीं से भी करो, लेकिन करो। यदि आपका करंट अफेयर तैयार है, आप समझ लीजिए आपकी 50% परीक्षा की तैयारी उसी दिन हो गई। ठीक है, तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं मुख्य परीक्षा के पेपर नंबर 1 को लेकर, प्रश्न पत्र प्रथम को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे और बात करेंगे कि प्रश्न पत्र जो प्रथम है किस तरह से उसको देखा जाए, किस तरह से उसको समझने की, पढ़ने की, लिखने की आवश्यकता है, उसके बारे में ध्यान से विचार करेंगे। और आपकी जो भी राय है, आज का जो मैंने पीटी ओरिएंटेड बताया है कि किस तरह से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की जानी चाहिए, यदि इसमें कोई कमी हो, संतुष्ट हैं यदि हमारी बातों से, तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। यदि नहीं संतुष्ट हैं तो वहीं पे डिसलाइक का बटन आता है, उसको भी जरूर दबा दीजिएगा। कम से कम हमें भी पता चल जाए कि भाई हमसे कितने लोग संतुष्ट नहीं हैं हमारे विचारों से, तो हो सकता है हम भी आगे से चेंज करें अपने आप को कि शायद हम ही गलत हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। और आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे एक जल्द से जल्द मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का जो हमारा प्लेटफॉर्म है आजाद MPPS अकादमी, इसको एक बृहद प्लेटफॉर्म के रूप में परिवर्तित किया जा सके। आप जानते हैं कि BPSC हमसे आगे चल रहा है। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग तैयारी कराने के लिए जो चैनल है आजाद IAS अकादमी का, वो MP से आगे चल रहा है। तो क्या MP वाले इतना सहयोग नहीं कर सकते कि हम सबसे आगे रहें? यदि मैं आपके लिए कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी करें। तो यहीं पे चर्चा समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।